कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में नहा रही थी। लेकिन जब वो नहाकर बाथरूम से बाहर आती है तो बाहर कुछ लोग बैठे थे जो अजीब से मास्क लगाए हुए थे। वो उसका इंतजार कर रहे थे। ये लड़की इन्हें देखती है और जोर से चिल्लाती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। अब ये होते कौन है और उन्होंने उस लड़की के साथ क्या किया? फरहाना एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। फरहाना की शादी हो चुकी है। फरहाना का हस्बैंड और उसके 3 बच्चे उसी के साथ रहते हैं। इन तीनों में से 2 बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं और एक बच्ची गोद में होती है। फरहाना के फादर का जूते की दुकान है जिसमें फरहाना का पति भी काम करता है। अभी ये दुकान उतनी नहीं चलती जितनी पहली चला करती थी। यहाँ तक कि फरहाना के पिता ने अपनी 3 बेटियों की शादी भी इसी दुकान से कमाकर की। और फरहाना का पति भी सीधा साधा आदमी होता है। उसकी आमदनी भी इतनी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सके। अब घर के ऐसे हालात को देखकर फरहाना अपने फादर से कहती है, अगर आप कहें तो मैं कोई जॉब कर लूं। लेकिन फरहाना के अब्बू पुराने ख्यालात के थे। उनको घर की औरतों का बाहर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि फरहाना के पास अपना फोन भी नहीं होता है। जो भी फोन आता है वो घर के लैंडलाइन पे आता है। अब फरहाना के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो अपने पड़ोसी से कुछ पैसे उधार मांगती है ताकि घर का खर्चा चल पाए। और फिर वो करीम के साथ अपने दोस्त की शादी पे जाते हैं। यहाँ फरहाना सभी को देखकर ये सोचती है कि आखिर इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ ऐसी कब होगी। तभी फरहाना को अपने बचपन की दोस्त मिलती है जिसका नाम नीति होता है, जो कि बातों ही बातों में फरहाना की तकलीफ समझकर उसको अपनी कंपनी के बारे में बताती है और कहती है कल तुम वहाँ आ जाना क्योंकि मेरी कंपनी में इंटरव्यू चल रहे हैं। फरहाना इस इंटरव्यू के बारे में करीम को बताती है जो कि अगले दिन उसे लेकर वहाँ पे जाता है। और इस इंटरव्यू को देने के बाद जब फरहाना बाहर निकलती है तो करीम को बताती है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है। इस बात से करीम बहुत ज्यादा खुश तो नहीं होता लेकिन वो फरहाना को कुछ कह भी नहीं पाता। असल में करीम को ये पता है कि उसके पैसे ना कमाने की वजह से फरहाना को ये जॉब करनी पड़ रही है और वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। दूसरी तरफ फरहाना अपने लिए एक पर्स खरीदी है। साथ ही वो इस जॉब के लिए काफी एक्साइटेड भी होती है। अब अगले सीन में जब फरहाना जॉब के लिए तैयार होती है तो ये चीज उसके अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहाँ करीम फरहाना के लिए एक चप्पल लेके आता है जिसको वो अपने हाथों से उसे पहना भी देता है। अब फरहाना ऑफिस जाती है और फरहाना को पता चलता है कि अभी उसे ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो यहाँ के काम करने का तरीका समझ जाए। असल में यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड सेलिंग सेंटर होता है और इसके बारे में फरहाना को सब कुछ सिखाया और बताया जाता है। फिर ट्रेनिंग होने के बाद फरहाना पहली बार डरते हुए किसी कस्टमर से बात करती है। यहाँ पे वो उसे सब कुछ समझाकर आखिर में अपना क्रेडिट कार्ड उसे सेल कर देती है। अब धीरे धीरे फरहाना इस काम के साथ काफी माहिर होती है और इस जॉब को करने की वजह से उसके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया होता है। और यहाँ की सैलरी और इंसेंटिव से फरहाना का घर काफी अच्छे से चलता है। लेकिन उसकी ऑफिस की बिल्डिंग के ऊपर एक और फ्लोर भी है जहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को इस जगह से ज्यादा इंसेंटिव दिया जाता है। साथ ही वो लड़कियां कार में भी ऑफिस आती हैं। अब ये देखकर फरहाना का मन करता है कि वो भी उस जगह पे काम करे। इसलिए जब उसकी दोस्त नीति भी उसी डिपार्टमेंट में चली जाती है तो फरहाना उसे कहती है कि मुझे भी यहाँ पे काम दिलवाओ। तो नीति इसे कहती है कि तुम जहाँ पर हो वो बिल्कुल सही जगह है। हमारी वाली जॉब तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए जहाँ हो वहाँ अच्छे से मन लगा के काम करो। अब एक दिन फरहाना के बच्चे की तबीयत अचानक से खराब होती है। असल में उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और उसको लेकर ये तुरंत से हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां डॉक्टर बताता है कि इस बच्चे के लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और इसलिए उसका जल्द से ऑपरेशन करना होगा। अब जबकि बच्चे का ऑपरेशन बहुत जरूरी है तो ना चाहते हुए भी लोन लेकर उस बच्चे का ऑपरेशन किया जाता है। अब इससे बच्चे का ऑपरेशन तो हो जाएगा लेकिन ये लोन वापस भी करना होगा। इसलिए फरहाना नीति से इस प्रॉब्लम के बारे में बताकर उससे गुजारिश करती है कि प्लीज मुझे अपने ऑफिस में जॉब दिलवा दो। और ना चाहते हुए भी नीति उसे अपने बॉस के पास लेके जाती है जो नीति से कहते हैं तुम फरहाना को इस काम के बारे में सब कुछ समझा दो। हम 1 हफ्ते के लिए फरहाना का परफॉर्मेंस देखेंगे, जो अगर ठीक रहा तो फरहाना को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब नीति फरहाना से कहती है कि ये काम तुम्हारे पिछले काम से काफी अलग है। असल में ये एक ऑनलाइन कॉलिंग सर्विस होता है और इसे वो इसलिए करते हैं ताकि वो लड़कियों से अपनी मन मर्जी की बात कर सके। यहाँ पे हमें लोगों से अश्लील बातें करनी पड़ती हैं। जितना देर तुम किसी कस्टमर से बात करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा पैसा बनेगा। साथ ही यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे तुम किसी भी कस्टमर को अपने बारे में कुछ नहीं बता सकते, यहाँ तक कि अपना असली नाम भी नहीं। और अगर ऐसा किसी ने किया तो उसकी कंप्लेंट बॉस के पास जाएगी और उस लड़की को निकाल दिया जाएगा। यहाँ विवेक की बात करें तो उसकी यहाँ पे यही मेन जॉब होती है कि वो सारे कॉल्स को रिकॉर्ड करके उनकी रिकॉर्डिंग सुनता है। अब ये सब बताने के बाद नीति अपने क्लाइंट से बात करने लगती है और जिनकी बातों को सुनकर फरहाना को काफी बुरा लगता है। और यहाँ तक कि जब वो घर जा रही होती है उसे ऐसा लगता है कि सब उसे गलत नजर से देख रहे हो और इसलिए वो मन बनाती है कि वो अपनी पुरानी जॉब पर कायम रहेगी। यहाँ पे फरहाना को परेशान देखकर करीम उससे उसका रीजन
पूछता है। फरहाना उससे कहती है कि आज एक कस्टमर ने मुझसे काफी बुरी तरीके से बात की। तो करीम हंसते हुए इसे कहता है कि इसमें घबराने की क्या बात है, यह तो हमारे काम का एक हिस्सा है। जैसे कि मैं अपनी दुकान में हर कस्टमर को जूते या चप्पल हाथ से पहनाता हूँ, पर मैं बाहर ऐसा नहीं करता। तो जब तक जॉब करने के दौरान कोई तुमसे किसी भी तरह से बात करे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जॉब के बाहर अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको सबक सिखाना होता है। अब करीम की इस बात से फरहाना को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो दोबारा से उसी ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां वो नीति से पूछती है कि आखिर ये लोग ऐसी बातें करते क्यों हैं, साथ ही यहाँ पर लड़कियां कैसे काम करती हैं, ये तो सरासर गलत है। और नीति फरहाना को समझते हुए कहती है कि यार ये तो सिर्फ एक सर्विस है जिसके जरिए लोग अपने मन की बातों को एक अजनबी से कहते हैं जो वो अपनी बीवी से नहीं कह सकते। कम से कम ये लोग राह चलती हुई लड़की के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अब फरहाना को इतना समझाने के बाद वो लोगों से बात करने लग जाती है, जिस दौरान वो काफी अजीब अजीब लोगों से बात करती है। इस ऑफिस में एक सोफिया नाम की लड़की काम करती है जो कि सबसे ज्यादा काम करके हमेशा टॉप पर बनी रहती है। अब अगले दिन भी फरहाना का स्ट्रगल जारी रहता है। वो किसी भी क्लाइंट से बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करती। तभी उसके पास एक क्लाइंट का फोन आता है जो उससे अश्लील बातें नहीं बल्कि काफी रेस्पेक्ट देकर बात करता है। और ये सुनकर फरहाना काफी खुश होती है। उसे लगता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन जिस आदमी ने फरहाना को कॉल किया था उसका नाम डिलन होता है। वो फरहाना को अपना नाम नहीं बताता, लेकिन फरहाना भी रूल के हिसाब से उसे अपना नाम ईशा बनाती है। जिसके बाद रोज फरहाना और डिलन के बीच लंबी लंबी बातें शुरू होती है, जिससे फरहाना का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है और अब उससे आगे सिर्फ सोफिया होती है। अब एक दिन फरहाना डिलन से बताती है कि मैं जल्दी ही इस जॉब को छोड़ने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये काम सही नहीं लगता। इस पर डिलन उसे कहता है कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, मुझे सिर्फ तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। हम दोनों के बीच में एक अजीब सा कनेक्शन बन गया है। अब डिलन की बातें फरहाना को काफी अच्छी लगती है और वो इस जॉब को कंटिन्यू करने का इरादा कर लेती है। अब एक दिन ऐसे बात करते वक्त डिलन फरहाना की बातों से जान जाता है कि वो एक मुस्लिम है, जिससे फरहाना थोड़ा चौंक जाती है। लेकिन अब तक डिलन से बात करते हुए फरहाना घुल मिल गई होती है और इतना भरोसा बढ़ गया होता है कि कम से कम उसको अपने रिलीजन के बारे में बता सके। अब यहाँ पर इनकी बातों को विवेक काफी गौर से सुनता है क्योंकि उसको पता है कि डिलन और फरहाना के बीच कुछ तो चालू हो गया है। वो फरहाना को आराम करने के लिए बोलता है और इस दौरान वो उसे अपना म्यूजिक भी सुनाता है और वो कुछ देर के बाद कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और फरहाना उससे कहती है कि आप मेरी जगह किसी भिखारी को दे दीजिए और यही मेरे लिए गिफ्ट होगा। अब घर जाते वक्त फरहाना एक भिखारी के पास ईशा नाम का पैकेट देखती है, जिसके बारे में पूछने पर वो भिखारी बताता है कि ये मुझे एक आदमी ने दिया है और उसने ये ईशा नाम की लड़की को देने को कहा है, साथ ही उन्होंने मुझे काफी पैसे भी दिए। अब ये सुनकर फरहाना जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें जाइलोफोन नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और इसको देखकर फरहाना खुश होती है। वो अब सब कुछ भूल चुकी है। लेकिन अगले दिन ऑफिस में फरहाना को डिलन का कॉल नहीं आता, जिससे वो परेशान होती है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उसे लगातार अलग अलग लोगों की कॉल आ रही होती है जिन्हें वो कट कर देती है। फरहाना 2 दिन तक वेट करती है लेकिन अभी तक डिलन की कोई कॉल नहीं आती और वो सोफिया के साथ जाकर अपने लिए एक मोबाइल लेती है। साथ ही वो सोफिया को अपना आधार कार्ड देती है ताकि वो फरहाना के लिए एक सिम खरीद सके। इसके बाद फरहाना एक न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन देखती है जिसमें लिखा होता है एक म्यूजिशियन की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो चुकी है जो कि किसी लड़की से ऑनलाइन चैटिंग करता था। अब इस खबर को पढ़कर फरहाना को लगता है कि ये शायद डिलन है और इस बात को वो नीति से भी शेयर करती है। और इसी दौरान फरहाना के पास डिलन का कॉल आता है। फिर वो फरहाना से कॉल ना करने के लिए माफी मांगता है और वो बताता है कि मेरा फोन खराब हो गया था, इस वजह से मैं बात नहीं कर पाया। फरहाना उससे कहती है कि मुझे लगा था आपको कुछ हो गया है, जिंदगी बहुत छोटी है और इसमें किसी को भी कुछ हो सकता है, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। यहाँ पर ये बात सुनकर डिलन सबसे पहले उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं तुमसे कल मिलूंगा और इसके लिए फरहाना राजी होती है और वो कहती है कि मैं आपके लिए बिरयानी लेके आऊंगी। अब उनकी इस मीटिंग के बारे में पता चलते ही विवेक अपने बॉस को बताने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है क्योंकि ये भी फरहाना की तरह इस आदमी को देखना चाहता था। अगले दिन फरहाना काफी खुशी खुशी बिरयानी बनाती है, लेकिन जब बाहर जाने का टाइम होता है तो तब उसे घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन शाम को घर के सारे लोग घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और इसी दौरान फरहाना तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उनसे जाने के लिए मना कर देती है और फिर सबके जाने के बाद वो एक टिफिन में बिरयानी पैक करके डिलन से मिलने जाती है। और रास्ते में करीम फरहाना को कहीं जाते हुए देख लेता है। वो फरहाना का चुपचाप पीछे करता है और थोड़ी देर बाद फरहाना मेट्रो स्टेशन पहुंच जाती है जहाँ पे विवेक भी मौजूद होता है और वो भी फरहाना की तरह डिलन को देखने आया होता है। और तभी अचानक से फरहाना को नीति की कॉल आती है जो उससे बताती है कि सोफिया अपने क्लाइंट से बाहर भी मिला करती है, जो कि उसको एक होटल के कमरे में लेके गया जहाँ और भी लोग मौजूद थे और वो भी सोफिया के साथ गलत करना चाहते थे। और इस
इस अफरा तफरी में गलती से सोफिया के गले में कोई धारदार चीज घुसने से उसकी मौत हो गई है। असल में मूवी की शुरुआत में इसी सीन को दिखाया गया था और ये बात सुनकर फरहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उस बिरयानी वाले टिफिन को वहीं छोड़कर घर आती है। उसका भी केस सोफिया की तरह हो सकता था, लेकिन जब वो घर आती है तो घर पे पहले से पुलिस मौजूद होती है जो कि सोफिया के लिए आए होते हैं, क्योंकि सोफिया के पर्स से उन्हें फरहाना का आधार कार्ड मिला था और वो सोफिया से वापस लेना भूल गई थी। फिलहाल तो पुलिस वाले फरहाना से पूछताछ करके चले जाते हैं और फरहाना के फोन के पता चलने के बाद और ये सब कुछ होने के बाद फरहाना के अबू उस पर काफी गुस्सा करते हैं, लेकिन करीम उससे एक शब्द भी नहीं कह पाता। बल्कि अगले दिन जब नीति फरहाना को कॉल करके जॉब पे आने से मना कर देती है तो करीम उससे कहता है कि तुम अगर ऐसे अचानक से जॉब पे जाना छोड़ दोगे तो लोगों को लगेगा कि जरूर तुमने कुछ किया है और इसीलिए तुम्हें वहाँ पे जरूर जाना चाहिए। करीम की बात मानकर फरहाना दोबारा से ऑफिस जाती है, जहाँ सोफिया की मौत की वजह से सभी लड़कियों को यहाँ के कानून बताए जाते हैं और साथ ही उन सभी को सिक्योरिटी के लिए पेपर स्प्रे भी दिया जाता है और इसके बाद सभी अपने काम पर लग जाते हैं। और इसी दौरान डिलन की कॉल फरहाना को आती है, जिसे फरहाना बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में जवाब देती है। डिलन फरहाना से पूछता है कि कल आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, तो फरहाना उसे रूड होकर कहती है कि अब से हम कभी नहीं मिलेंगे और आज से मैं आपसे बात नहीं करूंगी। यहाँ मैं अपना काम करने के लिए आती हूँ, ना कि कोई रिश्ता बनाने। फरहाना की ये सभी बातें सुनकर डिलन फोन कट कर देता है, जिसके कुछ दिनों के बाद उसका कोई भी फोन नहीं आता। और फिर एक दिन डिलन के बारे में बात करते वक्त नीति बताती है कि तुम्हें उससे पहले सारी बात समझनी चाहिए थी, उससे ऐसे रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। अगर अब उसका फोन आता है तो तुम पहले उसको सब बताना। और ये बात सुनकर फरहाना डिलन को सब कुछ सच बताने के बारे में मान जाती है। तभी अचानक से डिलन का कॉल आता है। फरहाना कुछ कह पाती इससे पहले वो फरहाना से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पाऊंगा। पिछले दिनों मैंने तुम्हें फोन नहीं किया, उस वक्त मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था, तुमने मुझे मना कर दिया है और अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और यहाँ पर डिलन फरहाना का असली नाम लेकर उसे पुकारता है, साथ ही वो उसके ऑफिस से लेकर घर तक का एड्रेस जान चुका है। वो कहता है कि मैं तब तक तुम्हें फॉलो करूंगा जब तक तुम सबक सीख के खुद मेरे पास नहीं आते। डिलन की ये बातें सुनकर फरहाना काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो डरते डरते अपने घर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि डिलन उसका पीछा न कर रहा हो। इधर घर पे पहुंचते ही ईशा नाम का एक पार्सल आया होता है। इसको देखकर करीम उसे ये कहकर वापस देता है कि इस एड्रेस पर ईशा नाम की कोई लड़की नहीं रहती। अगले दिन ऑफिस में फरहाना को जब डिलन फिर से कॉल करता है तो वो डिलन से कहती है कि अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। तो डिलन कहता है कि तुम शौक से कंप्लेन करो, लेकिन एक चीज याद रखना, मेरे पास तुम्हारे सारे कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है जो कि मैं तुम्हारे पति और परिवार वालों को दिखा दूंगी। अब ये सुनकर फरहाना को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो आखिर करे क्या। साथ ही वो जब घर जाती है तो वो देखती है कि कोई काली शर्ट पहना आदमी उसका पीछा कर रहा है, जिससे वो चकमा देने की कोशिश करती है। और यहाँ पे फरहाना को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति करीम है। घर पहुंचकर वो इस बारे में करीम से सवाल करती है कि अगर तुम्हें मुझ पे शक था तो मुझे नौकरी पर क्यों भेजा। और दबाव में करीम उसे वही बिरयानी वाला टिफिन दिखाता है कि उस दिन भी मैंने तुम्हारा पीछा किया था, जहाँ मुझे समझ आ गया था कि तुम्हें किसी से कोई खतरा है, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा इस तरह से करता था ताकि कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। बाकी तुम मुझे कुछ बताओ या नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन कल से तुम्हें छोड़ने और लेने के लिए मैं ही आऊंगा। इस बात को मानकर फरहाना रोज करीम के साथ ऑफिस आने और जाने लगती है। इधर विवेक को पता चलता है कि डिलन फरहाना को किस तरह से टॉर्चर कर रहा है, इसलिए वो ऐसा कुछ सिस्टम करता है कि डिलन की कॉल फरहाना को छोड़कर बाकी सभी लड़कियों के पास जाए। इस बात से डिलन पूरी तरह बौखला जाता है और वो अगले दिन आकर देखता है कि फरहाना अपने पति के साथ ऑफिस आती है और वो गुस्से में करीम का एक्सीडेंट करवा देता है। फिर वो करीम का फोन चुराकर फरहाना को बताता है कि तुम्हारे पति को मैंने सजा दे दी है जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, बाकी तुम चिंता नहीं करो क्योंकि वो बच गया है और हॉस्पिटल में है। अब ये सुनकर वो तुरंत से करीम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि करीम के पैर में चोट आई है, बाकी कोई सीरियस नहीं होता। अब अगले दिन फरहाना डिलन का सामना करने के लिए मन बना लेती है। वो उस ज़ाइलोफोन के जरिए उस दुकान तक पहुंचती है जहाँ से वो खरीदा गया था। यहाँ से फरहाना को डिलन के क्रेडिट कार्ड का पता चल जाता है, जो कि उसी बैंक का है जिसके ऑफिस में फरहाना पहले काम करती थी। फिर वहाँ के टेक्नीशियन के मदद से नीति और फरहाना को डिलन का एड्रेस और फोन नंबर वगैरह मिल जाता है। साथ ही उसको ये भी पता लगता है कि डिलन इस वक्त एक मॉल में अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहा है और वहाँ पहुंचकर फरहाना आखिरकार डिलन को ढूंढ लेती है, जिस दौरान नितिया फरहाना को एक फेक कॉल करके फरहाना को उसे पहचानने में मदद कर देती है। फिर फरहाना अपने मुंह पर नकाब बांधकर डिलन का फोन चुराने जाती है, क्योंकि उसी में उसके और डिलन के बीच सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। लेकिन इससे पहले फरहाना फोन ले पाती
साथ ही डिलन उसे पकड़ के पहचान जाता है और ये देखकर फरहाना उसकी आंख में पेपर स्प्रे फेंक कर भाग जाती है और वो उस फोन के लॉक को खुलवाने के लिए एक दुकान पर जाती है और इसके खुलने के बाद फरहाना को उसमें कुछ नहीं मिलता क्योंकि उससे पहले ही डिलन ने फोन का सारा डाटा कहीं और ट्रांसफर कर दिया था। अब इस बात से फरहाना दुखी होती है क्योंकि डिलन उससे कहता है कि मैं सारी वीडियोस तुम्हारे पति को भेज दूंगा और इस चीज को लेकर वो लगातार फरहाना को रात में भी टॉर्चर करता है। इससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, यहाँ तक कि जब वो करीम के पास जाती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वो पूरी चाय वहीं पे गिरा देती है और इसी के साथ ये सीन कट होता है। अगले सीन में हम फरहाना को दोबारा से ऑफिस जाते हुए देख लेते हैं, जहाँ इस बार वो डिलन से कहती है कि मैं अभी तुम्हारे से मिलने के लिए तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। ये बात सुनकर वो काफी खुश होता है। इसी के साथ हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जब डिलन ईद के दिन फरहाना से मिलने के लिए वहाँ पे आया था, तो उसने पीछे से एक औरत को फरहाना समझकर छू लिया था, लेकिन छूते ही उस लेडी ने डिलन को एक जोर का चांटा मारा था और इस वजह से वहाँ पे सभी डिलन को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। यहाँ पे उसे बहुत इंसल्ट महसूस होती है, पर फिर भी वो फरहाना से मिलना चाहता था मगर वो भी नहीं आई और उसके अगले दिन अचानक से उसने डिलन से बात करना भी छोड़ दिया था और इसलिए डिलन अब इन चीजों का बदला लेना चाहता था। अब इस समय फरहाना डिलन के घर पहुंच जाती है। वो सीधा करीम को कॉल कर कर कहता है कि तुम्हारी बीवी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है और वो इस वक्त मेरे घर पर मौजूद है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, उसको यहाँ आकर लेके जाओ। इधर वो फरहाना को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था और मैंने हमारी पहली मुलाकात के लिए सारी चीजें सोच कर रखी थी। अब इसी दौरान यहाँ पे करीम आता है जो कि फरहाना को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता क्योंकि पिछली रात चाय गिरने के बाद फरहाना ने करीम को सब कुछ बता दिया था। यहाँ पे करीम ने भी गुस्सा नहीं किया और अपनी बीवी की परेशानी को समझा। फिर वो उसको अपने पहचान की एक लेडी पुलिस के पास लेके गया। वहाँ से ये प्लान बनाते हैं कि कल फरहाना डिलन से मिलने के लिए जाएगी। फरहाना भी विवेक के जरिए वो रिकॉर्डिंग्स सबूत के तौर पर पुलिस को दे देती है। अब बाकी था कि बस पुलिस करीम के साथ आकर डिलन को अरेस्ट करे। यहाँ पे पुलिस डिलन को रंगे हाथों पकड़ लेती है और इससे फरहाना कहती है कि तुम एक साइको हो और तुम अपने अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। इस कहानी के जरिए ये मैसेज दिया गया है कि खासकर लड़कियों को किसी अजनबी पर ऐसे आंख मुंह बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो इन्हें कितना भी सही और अच्छा लगे, क्योंकि आजकल हमें अपने आसपास ऐसे बहुत सारे केसेस दिख रहे हैं जिसमें लड़कियां ऑनलाइन फ्रॉड और कई चीजों का शिकार होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।